नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिकाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी एक मंजिल राही दो। ये कहानी हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका वनिता में प्रकाशित हो चुकी है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डीएम इंदिरा इस समय भावनाओं के ज्वार से दबी व पिछले कुछ समय की घटनाओं के दबाव के फलस्वरूप उत्पन्न हुए तनावों के कशमकश में उलझी एक आम लड़की की तरह भरी आंखों से देश की प्रशासनिक व्यवस्था से क्षुब्ध अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही थी। रेजिग्नेशन लेटर लिखकर इंदिरा ने लिफाफे में डाला। उसे पता था उसके रेजिग्नेशन की खबर मीडिया में आते ही खलबली मच जाएगी, पर अब वो इन सब तनावों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो वापस अपने गांव चली जाना चाहती थी, जहां से नन्ही सी इंदिरा अनगिनत इंद्रधनुषी सपने संजो इस कंक्रीट के जंगल में रहने चली आई थी। उसने सामने पड़ा अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर उठाकर एक बार फिर पढ़ा। अपने डीएम के 2 साल के कार्यकाल में उसका ये 7वां ट्रांसफ़र था। पिछले कुछ समय से वो भयंकर मानसिक तनाव से गुजर रही थी। ब्यूरोक्रेसी की भाषा में वो पनिशमेंट पोस्टिंग से दो चार हो रही थी। इस बार उसका ट्रांसफ़र लखनऊ में रेवेन्यू बोर्ड की पोस्टिंग पर कर दिया गया था, जिसे नेताओं की लाइन पर न चलने वालों के लिए डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। उसने ट्रांसफ़र ऑर्डर वापस टेबल पर रख दिया। ये थी उसके एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और स्वच्छ छवि रखने की जद्दोजहद की जिद व भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध खड़े होने की सज़ा। पर अब वो ये सज़ा भुगतने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों से आंखें दबाकर आंसुओं को पोंछ डाला। कॉफ़ी का मग उठा। वो खिड़की से टेक धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगी। बाहर लॉन में माली मोबाइल पर गाने लगाकर अपने काम में व्यस्त था। उसका दिल किया वो भी कुछ गुनगुना कर अपना तनाव कम करे, पर जब से देश की सर्वोच्च सेवा के इम्तिहान में सफल हुई थी, जिंदगी के साथ साथ जैसे वो भी गुनगुनाना भूल गई थी। खिड़की के पार लॉन में महके खूबसूरत फूलों को निहारते वो सोच रही थी, काश उस दिन उसकी प्रखर बुद्धि से प्रभावित हो उसके प्रिंसिपल ने उसके माता पिता के दिल में इतना बड़ा ख्वाब न भरा होता। पिछड़ी जाति की उस छोटी सी लड़की का टीचर दीदी बनने का वो नन्हा सा सपना अचानक आकाश जितना विस्तार पा गया और उसके माता पिता की आंखों से उतरकर उसके नन्हे से दिमाग में समा गया। फूलों पर नजरें गड़ाए उसका छोटा सा अतीत किसी चलचित्र की तरह मस्तिष्क पटल पर चलने लगा। उस दिन जब उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पिता रमेश से कहा, अपनी बेटी को शहर ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, देखना यही कन्या एक दिन तुम्हारा ही नहीं पूरे गांव पूरे प्रदेश का नाम देश भर में रोशन करेगी, तो रमेश दुविधा में पड़ गया था कि शहर में कहाँ जाए। फीस तो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह कमा भी लेगा, पर रहने का ठिकाना तो चाहिए। तब प्रिंसिपल सर ने ही उसकी समस्या हल कर दी। उन्होंने उसे डॉक्टर नंदा दंपति के बारे में बताया कि वे गरीब मगर होशियार बच्चों की मदद करते हैं। उन्होंने नंदा दंपति को फ़ोन किया और सौभाग्य से रमेश के परिवार को उनके आउट हाउस में जगह भी मिल गई। डॉक्टर आरती और डॉक्टर सुरेंद्र नंदा शहर में सिटी हार्ट हॉस्पिटल के मालिक थे। वे जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी रमेश व उसकी पत्नी के पास करने के लिए फ़िलहाल बाहर के काम बहुत थे। रमेश को उनके हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों के प्रबंधन का काम मिल गया था और उनकी पत्नी सावित्री को घर में बागवानी की देखभाल व अन्य कार्यों का जिम्मा सौंप दिया गया था। इंदिरा ने 8वीं की पढ़ाई बिना किसी मदद के बावजूद 90% अंक लेकर की थी। डॉक्टर आरती नंदा ने इंदिरा का प्रवेश उसी स्कूल में करवा दिया जहां उनका खुद का बेटा विवेक पढ़ रहा था। तीखे नैन नक्श, अच्छी कदकाठी व हल्के सांवले रंग की 13-14 वर्षीय इंदिरा तीव्र बुद्धि के साथ साथ बहुत ही आकर्षक और लुभावने व्यक्तित्व की धनी थी। लेकिन उस लुभावने व्यक्तित्व की तेज दिमाग की दृढ़ता व ताक उसके नज़दीक जाने वाले को उस छोटी सी उम्र में भी झुलसा देने की ताकत रखते थे। एक हफ्ते में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। इंदिरा स्कूल जाने लगी। एक ही स्कूल व एक ही कक्षा में पढ़ने के बावजूद विवेक व इंदिरा अपने अपने तरीके से स्कूल जाते थे। विवेक जहाँ अपने पापा की शानदार कार में जाता, इंदिरा को रमेश अपनी आरती नंदा से मिली खटारा साइकिल में स्कूल छोड़ कर आता।
गांव के सीधे साधे परिवेश से निकली इंदिरा को अभी शहरी वातावरण, नए स्कूल व कुछ अंग्रेजी भाषा की दिक्कत से नए सहपाठियों के साथ घुलने मिलने में वक्त लग रहा था। लेकिन जल्दी ही इंदिरा ने इन सब छोटे मोटे व्यवधानों पर विजय पा ली। दिमाग तो बेजोड़ था ही, साथ ही मेहनती स्वभाव रंग लाया और जल्दी ही कक्षा के टैलेंटेड स्टूडेंट्स में गिनी जाने लगी। कक्षा के स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी उसकी बुद्धि के कायल होने लगे। यहाँ तक कि विवेक भी अपने आउट हाउस में रहने आई उस जरा सी छोकरी को सम्मान की नज़र से देखने लगा। कुछ शिक्षक जो शुरू में उसकी जाति जानकर दिल ही दिल में थोड़ा भेदभाव रखते थे, उन्होंने भी अपने पूर्वाग्रह समाप्त कर दिए थे। सावित्री ने आरती की गृहस्थी की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। सुरेंद्र व आरती के आसपास के लोग फुसफुसाते, क्यों रखा है इन लोगों को अपने आउट हाउस में? घर के अंदर भी आने देते हो? बेटी के साथ इतना मोह क्यों दिखाते हो? कोई अच्छा परिवार नहीं मिला क्या? अच्छा क्या होता है? आरती हंसकर कहती। रमेश के परिवार से अच्छा परिवार क्या मिलेगा? सारा घर संभाल कर मुझे टेंशन फ्री कर दिया, अब आराम से हॉस्पिटल पर ध्यान दे सकती हूँ। लोग हार कर चुप हो जाते। आरती के तेवर देखकर अधिक कुछ कह न पाते। इंदिरा की पढ़ाई आराम से चल रही थी। विवेक व इंदिरा का इस साल 12वीं का बोर्ड था। स्कूल के बाद दोनों कोचिंग कक्षाओं में भी जाते थे। तुम इतनी जी तोड़ मेहनत क्यों करती हो? रिजर्वेशन के बल पर तो तुम अपना मुकाम हासिल कर ही लोगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हुए एक दिन विवेक इंदिरा से बोला। विवेक कक्षा का मेधावी व मितभाषी लड़का था, पर अक्सर इंदिरा से हार जाता था। उसे इंदिरा बहुत ही अद्वितीय लगती। उसकी अतुलनीय गुनगुनाती हुई विदेशी व्यक्तित्व की खासियत उस 18-19 साल के किशोर को दिल ही दिल में लुभाती। वो उसके प्रति हमेशा एक अनुरक्त सम्मान के भाव से भरा रहता। लेकिन इंदिरा का संतुलित व काम से काम रखने वाला स्वभाव अक्सर दोनों के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी किए रहता। पर उस दिन वो इंदिरा के साथ साथ चलने लगा। मुझे किन्हीं वैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, इंदिरा दर्द से बोली। बैसाखियों का सहारा तो कमज़ोर लोग लेते हैं। उसके दर्द में अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान झलक रहा था। हाँ, ये तो है, तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं इंदिरा, पर ये रिजर्वेशन भी एक तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही पैदा कर रहा है युवाओं के मन में। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? इसकी वजह से जातिगत भावना और भी पुख्ता जगह बना देती है युवाओं के दिमाग में। लेकिन हम गरीब व निम्न जाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजर्वेशन देने से ऊंची जाति के युवाओं को बेचैनी और ईर्ष्या क्यों होने लगती है? इंदिरा गंभीर स्वर में बोली। बेचैनी या ईर्ष्या का कारण भी तो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ही बताओ, तुम इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मेहनत करती हो, इतने अच्छे प्रतिशत नंबरों से पास होती हो, लेकिन तुम्हारे सामने कोई साधारण छात्र सरकार से मिली किसी सुविधा के कारण तुम्हारी मेहनत को दरकिनार कर तुमसे आगे बढ़ जाए और तुम इतनी मेहनत के बावजूद भी मनचाहा मुकाम हासिल न कर पाओ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? विवेक ने तर्क दिया। इंदिरा पल भर के लिए खड़ी हो गई। तो क्या तुम्हारा मानना है कि सरकार गरीब व पिछड़ी जाति के बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दे, समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश न करे? जरूर करे, पर कोई दूसरा रास्ता भी तो अपनाया जा सकता है, जैसे कि उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा दे, आर्थिक सहायता दे, फ्री किताबें या फ्री स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, फ्री कोचिंग वगैरह। पर इस तरह मेहनती विद्यार्थियों का हक मारना सही नहीं लगता। ऐसा ना हो कि भविष्य में ऊंची जाति के बच्चों के रिजर्वेशन की मांग होने लगे और ये जातिगत मुद्दा कभी खत्म ही ना हो। ना चाहते हुए भी विवेक व्यंग से मुस्कुरा गया। इंदिरा से उसकी मुस्कुराहट छिप नहीं पाई थी। दरअसल विवेक, ऊंची जाति के लोग घबराने लगे हैं कि रिजर्वेशन का सहारा पाकर ये दबे कुचले लोग कल उनके बराबर या उनसे आगे जाकर न खड़े हो जाएं। इंदिरा कड़वाहट से बोली। ऐसा तुम्हें लगता है? कई 90% नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते और दूसरी तरफ रिजर्वेशन के सहारे 50-60% नंबर लाने वाले भी इंजीनियर, डॉक्टर या प्रशासनिक अफसर बन जाते हैं। तो क्या एक तरह का अन्याय नहीं है? धोखा नहीं है देश के प्रति भी? नींव खोखली करता है देश की, अयोग्य कर्मियों के हाथों में देश सौंपकर। विवेक का स्वर न चाहते हुए भी उत्तेजित हो गया। इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक इंदिरा को हर्ट नहीं करना चाहता था, बस सिर्फ अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहता था। इसलिए बोला, मुझे कास्ट रिजर्वेशन से कोई गिला नहीं इंदिरा, बस जो मन में तर्क आए थे वो कह दिए। और तुम बताओ?
पढ़ाई कैसी चल रही है? इस साल तो तुम अवश्य बोर्ड टॉप करोगी। वो स्नेह से मुस्कुराया। वो स्थान तुम छोड़ोगे तब तो। इंदिरा भी मुस्कुरा दी। लो छोड़ दिया। विवेक की आंखों में कुछ अलग सी चमक उतर आई। देखते हैं, कहकर इंदिरा तेज कदमों से चलने लगी और साथ में विवेक भी। 12वीं के इम्तिहान खत्म हो गए थे। इंदिरा आरती आंटी के आसपास मंडराती रहती। आरती नंदा भी उसकी कुछ खास करने की ललक को देखकर उसके अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का विचार भरती रहती। आरती नंदा के विचारों को सुन सुनकर इंदिरा अपने मासूम सपनों में रंग भरने लगी। उसके इन सपनों को पक्के रंग दिए उसके 12वीं के रिजल्ट ने। इंदिरा ने बोर्ड में टॉप किया और विवेक की सेकंड पोजीशन आई। इंदिरा की सफलता के लिए इंदिरा से अधिक बधाई आरती व सुरेंद्र नंदा को मिली। कहा था ना, पहला स्थान छोड़ दिया मैंने। स्कूल में विवेक उसकी हथेली पर चॉकलेट रखते हुए बोला, कुछ मीठा हो जाए। इंदिरा ने विवेक की आंखों में देखा, जहां वात्सल्य से परिपूरित एक सखा भाव था। उसकी सफलता से कोई ईर्ष्या नहीं थी। वो चॉकलेट खोलकर खाने लगी। अब क्या इरादा है? विवेक बोला। तुम अपना इरादा बताओ। सीधा सा है, नीट दूंगा, मेडिकल में जाने का इरादा है, दिल का डॉक्टर बनकर लौटूंगा। और तुम्हारा? मेरा इरादा जरा नेक है, आईएएस से कम नहीं सोच रही हूँ। इंदिरा शरारत से मुस्कुराई। वो तो एमबीबीएस करने के बाद भी हो जाएगा, अभी तो मेरे साथ मेडिकल की पढ़ाई करो। वो भी थोड़ा सा शरारती हो गया। नहीं, क्यों किसी मेधावी विद्यार्थी का हक मारूं? मेरी जगह कोई दूसरा डॉक्टर बन जाएगा, मुझे तो आईएएस ही बनना है, वो दृढ़ स्वर में बोली। और अगर ना बन पाई तो फिर हाउसवाइफ बनूंगी और घर की कुशल प्रशासनिक अधिकारी कहलाऊंगी। कहती हुई इंदिरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत नेक इरादा है, मुझे भी याद कर लेना। विवेक हंसता हुआ चला गया। इंदिरा गहरे तक उसकी कही बात को सोचती रही, फिर मुस्कुराकर चली गई। यहाँ से दोनों के रास्ते जरूर अलग हो गए थे, पर दिलों के रास्ते जैसे एक हो गए। दोनों एक समान बुद्धि, विवेक, विचारधारा, समान पसंद, समान भावनाओं से एक दूसरे से मजबूती से जुड़ गए। कुछ समय बाद विवेक नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर मेडिकल की पढ़ाई के लिए कानपुर चला गया और इंदिरा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगी। कहने को तो प्रेम में दो युवा दिल मिलते हैं, पर उन दोनों युवाओं के दिल का तो पता नहीं था, पर उनके दिमाग और आत्मा कहीं गहरे तक जुड़कर जैसे एक ही पथ के राही बनकर हम राही हो रहे थे। पर इस बात से दोनों अनजान थे। इंदिरा ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ आईएएस की कोचिंग भी शुरू कर दी थी। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर वो पूरी तरह से सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गई। विवेक भी अपना एमबीबीएस पूरा कर इस समय पीजी कर रहा था। दोनों पढ़ाकू पढ़ने में तल्लीन रहते। उनके फ़ोन पर अगर मैसेज टोन बजती तो मैसेज बस एक दूसरे का ही होता, जो उन्हें पढ़ने के लिए और ऊर्जा दे जाता। रात के 2 बज रहे थे। इंदिरा अपनी पढ़ाई में डूबी थी कि फ़ोन पर मैसेज आया। थोड़ा आराम भी कर लिया करो, सो जाओ अब। पढ़कर इंदिरा मुस्कुरा दी। मेरी जासूसी करते हो? तुम इतनी रात में क्यों जाग रहे हो? तुम्हारे सोने से पहले भला मैं कैसे सो सकता हूँ? कैसे पता मैं जाग रही हूँ? मैसेज से नींद टूटी मेरी। इंदिरा ने हंसता हुआ इमोजी भेजा। अच्छा, तो नींद में भी ऑनलाइन रहती हो? गांव से शायद तुम 8वीं पास करके आई थी, तब से जानता हूँ तुम्हें। इतना जानना काफ़ी नहीं होता, तो फिर इससे ज़्यादा जानने का मौका दे दो। पढ़कर इंदिरा के कान गालों तक सुर्ख हो गए। कनपटियाँ जैसे दहकने लगीं। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पर विवेक अब जब भी फुर्सत में होता इसी तरह गुनगुनाता हुआ मैसेज कर देता। अपनी अपनी व्यस्तता में डूबे दोनों युवा अब एक दूसरे की धड़कन दूर से भी सुनने लगे थे, लेकिन बस धड़कनों की ताल मिलाने की फुर्सत न थी उन्हें। अगले 2 साल के लिए इंदिरा और विवेक दोनों बहुत व्यस्त हो चले थे। फिर वो क्षण भी आया जब विवेक ने अपना पीजी ख़त्म किया और एक हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर दिल्ली के एक नामी अस्पताल में नौकरी ज्वाइन कर ली। वो अपने मम्मी पापा का सिटी हार्ट हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले दूसरे बड़े अस्पतालों का अनुभव लेना चाहता था। और एक दिन इंदिरा की भी संपूर्ण मेहनत व बचपन का सपना रंग लाया, जब उसकी अभूतपूर्व सफलता की कहानी से देश के तमाम अखबारों के पन्ने रंग गए। उसने सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक साधारण व छोटी सी लड़की की लंबी व असाधारण कहानी हर देशवासी की ज़बान पर आकर चर्चा का विषय बन गई। वो लड़की जो अपनी निम्न जाति के कारण उच्च जाति के छात्रों की आंखों की किरकिरी नहीं, बल्कि उनका रोल मॉडल बनकर उभरी थी।
उसके साधारण माता पिता एकाएक खास हो गए थे। इंदिरा का कहा गया एक एक शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हर युवा उसे सुनना चाहता था। वो रातों रात यूथ आइकन बन गई थी। विवेक को जब इंदिरा का रिजल्ट पता चला तो खुशी से भरा गया, लेकिन दोनों के व्यावसायिक रास्ते एक बार फिर अलग हो गए थे। विवेक ने मोबाइल उठाया, सोचा बधाई दे इंदिरा को, फिर ऑफ कर दिया। कुछ सोचकर छुट्टी के लिए मेल किया, अपना छोटा सा एयर बैग तैयार किया, नेट पर पहली फ़्लाइट चेक करके बुक की और अपने गृह नगर की तरफ प्रस्थान कर गया। लगभग 7 साल से वो इंदिरा से नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब वो घर जाता तो इंदिरा नहीं होती और जब इंदिरा होती तो वो नहीं जा पाता। और अब वो उसके मसूरी IAS एकेडमी जाने से पहले मिलना चाहता था। बिना किसी पूर्व सूचना के जब वो अपने घर पहुंचा तो घर में उस समय सिर्फ पापा थे, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार। अचानक कैसे आ गए यंग मैन? पापा उसे घर का इकलौता लाडला बेटे होने के नाते अक्सर यही कहकर पुकारते थे। आपकी याद आ गई ओल्ड मैन, विवेक ने भी उसी तर्ज पर जवाब दिया। वो काफ़ी समय बाद घर आया था। मम्मी पापा और वो खुद सभी व्यस्त थे। डॉक्टरों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है। थोड़ी देर बात करके पापा चले गए। इंदिरा अभी तक मिलने नहीं आई थी। नौकरानी से पूछा तो पता चला कि वो अपने मम्मी पापा के साथ आज ही गाँव चली गई। एक दिन बाद लौटेगी। वो मन महसूस कर रह गया। उस दिन बहुत समय बाद विवेक मम्मी पापा के साथ डिनर पर साथ था। तीनों फुर्सत के पलों का आनंद ले रहे थे। अब तू शादी कर ले विवेक, आरती ने बेटे को सामने देखकर आखिर अपने तरकश से माँ वाला तीर निकाल ही लिया। पर विवेक हमेशा की तरह झुंझलाने के बजाय मुस्कुरा दिया। कर लूँगा। वाह यंग मैन, अब नाम भी बता दो। कौन डॉक्टर तुम्हारे हॉस्पिटल में है या कहीं और? मैं उससे कुछ ऊपर की सोच रहा हूँ ओल्ड मैन। हॉस्पिटल संभालने के लिए हम हैं, वो कुछ बड़ा संभाले। अच्छा, तो ज़रा कुछ जानकारी मिल सकती है? थोड़ा सा इंतज़ार, ना हो इतने बेकरार। वापस जाने से पहले शादी नहीं तो शादी की डेट फिक्स कर जाऊंगा, कहकर विवेक ठहाका मारता हुआ कमरे में चला गया। तीसरे दिन इंदिरा और उसके माता पिता वापस आ गए। विवेक को यूँ अचानक सामने देख इंदिरा अचंभित सी हो गई। आंखों में सपनीली चमक, चेहरे पर हया की लाली, बदन में एक शर्मीली सी थरथराहट ना चाहते हुए भी खुल गई। हालांकि भविष्य में उसे प्रशासनिक अधिकारी बन देश के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होकर बहुत कुछ हैंडल करना था, पर इस समय तो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की वो असफल कोशिश कर रही थी। विवेक भी इस नई सी इंदिरा को देखकर उन्मुक्त मोहपाश में बंध रहा था। आकर्षक तो वो हमेशा से ही थी, पर अब उसकी आत्मविश्वासी छवि का तो आलम ही अलग था। घर में खूब हंसी खुशी का माहौल था। विवेक को इंदिरा से अकेले बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन विवेक को वापस जाना था। आज वो मम्मी पापा के हॉस्पिटल जाने का इंतज़ार कर रहा था। मम्मी पापा के निकलते ही लॉबी में आया तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। इंदिरा भी उसे ही ढूंढते हुए आ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? उसे देखकर विवेक मुस्कुरा दिया। इस समय अचानक कैसे आ गए छुट्टी लेकर? इंदिरा प्रतिप्रश्न करती हुई सोफे पर बैठ गई। अपने संवेगों पर वो फिर से जैसे नियंत्रण खोने सी लगी थी। क्यों? मेरा इंतज़ार नहीं था? विश्वास नहीं था, वो खुद पर नियंत्रण रखते हुए बोली। एक बार फिर ढेरों बधाइयाँ। तुम्हें ये सब औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं। सुनकर विवेक की आंखों में असंख्य दीप एक साथ जल उठे। बताया नहीं, अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया आने का? कोई फ़ोन भी नहीं किया किसी को? सोचा एक बार एकेडमी चली जाओगी तो व्यस्त हो जाओगी, उससे पहले तुम्हें कुछ ज़्यादा समझने की इजाज़त मांग लूँ, अगर मुझे अपने योग्य समझती हो तो। विवेक के मुंह से बेसाख्ता शब्द फिसल गए। विवेक, वो उत्तेजित होकर बोली। ओके ओके, अब मेरी बात का जवाब दो। इंदिरा चुप हो गई। कितना मनभावन व लुभावना प्रस्ताव था। कभी भी भावनाओं में डूबकर उसने आम लड़कियों की तरह चांद को देखकर ये सपना देखा होगा तो चांद की जगह विवेक का चेहरा ही नजर आया उसे। पर एक बहुत बड़ी खाई थी उनके बीच, जिसे पता नहीं विवेक कभी पाट भी पाएगा या नहीं। तभी नौकरानी कॉफ़ी बनाकर ले आई। विवेक को कॉफ़ी का कप पकड़ाकर अपना कप उठा, वो खिड़की के पास खड़ी होकर सामने देखने लगी। आरती नंदा की विशाल कोठी का लंबा चौड़ा प्रांगण। वो खोई खोई सी दूर तक एकटक देखती रही। क्या हुआ? अभी भी मौका नहीं देना चाहती? मैं कुछ उम्मीद लेकर आया था। जानता हूँ कुछ बहुत बड़ी उलझन है तुम्हें, क्योंकि तुमने एक बार बताया था कि जब भी तुम परेशानी में होती हो, खिड़की के सामने खड़े होकर तुम्हें शून्य में घूरना अच्छा लगता है।
पीजी हॉस्टल में भी तुम यही करती थी और तुम्हें रास्ता सूझ जाता था। हाँ, उलझन तो है। वो उसकी तरफ पलटी। दोस्ती तक में सामने ना परिवार आता है ना समाज, पर उसके बाद? परिवार और समाज के पहरे बहुत मजबूत हैं विवेक। मैं किस जाति से हूँ और तुम उच्च कुल के ब्राह्मण। ऊपर से तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर में रहकर आरती आंटी और सुरेंद्र अंकल की मेहरबानी से आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। तुम्हारा परिवार ये सब सहन कर पाएगा और मैं तुम्हारे परिवार की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहूँगी। इंदिरा हताश सी बोली। उसकी आंखों में जैसे उसका टूटा सपना बिखर रहा था। बस इतनी सी बात? मेरे माता पिता इतने दकियानूसी नहीं हैं। फिर अपनी काबिलियत के बल पर तुमने कई किंतु परंतु बहुत पीछे ढकेल दिए हैं। विश्वास रखो मुझ पर, मैं उन्हें मना लूँगा, बस तुम खुद को टटोलो। एक आईएएस अफसर एक डॉक्टर को जीवन साथी के रूप में देख पाती है क्या? शायद भविष्य में साथ रहना भी ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन दिल के करीब रहेंगे सदा। जब भी मेरी ज़रूरत महसूस करोगी अपने समक्ष खड़ा पाओगी। खुद को जाति के दायरे में बांधकर मत स्वीकार करना मुझे। मैं चाहता हूँ वही इंदिरा निर्णय ले जिसने 12वीं के इम्तहान के वक्त कहा था, मुझे किन्हीं बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। बैसाखियों का सहारा तो कमज़ोर लेते हैं। विवेक। इंदिरा ऊपर से नीचे तक पिघल गई और साथ ही बरस भी गई। आर्द्र स्वर में बोली, तुम अलग थे ही कब मुझसे? जो साथ रहोगे, हम कहीं भी रहें, हमारे दिल दिमाग आत्माएं तो कब की एक हो चुकी हैं। विवेक की आंखें नम हो गईं। भावनाओं के अतिरेक में उसके माथे पर प्रेम चिन्ह अंकित करता हुआ बोला, मैं मम्मी पापा से आज ही बात करता हूँ। पर एक बात याद रखना विवेक, यदि तुम्हारे परिवार वाले तैयार नहीं हुए तो मैं अनचाही सी तुम्हारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। बहुत मुश्किल से अपने माता पिता व अपने समाज में स्थान बना पाई हूँ। जानता हूँ मेरी इंदिरा किसी भी मोर्चे पर स्वाभिमान के साथ जीतती है। यदि आंटी अंकल तैयार नहीं हुए तो तुम मुझे बिना मिले चले जाना, कहकर इंदिरा फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए विवेक चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन इंदिरा विवेक के जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसे विवेक कहीं नज़र नहीं आया। नौकरानी से पूछा तो पता चला किसी बात पर गुस्सा होकर विवेक सुबह सुबह टैक्सी से दिल्ली निकल गया। उसके बाद ना विवेक का कोई मैसेज आया ना फ़ोन। वो समझ गई दिल तो हर तटबंध को तोड़ देता है, पर विवाह में समाज, परिवार, रिश्ते, अपने पराए कई अवरोध हैं। पता नहीं कौन सा अवरोध रह गया होगा जिसे विवेक न तोड़ पाया और वापस चला गया। उसके बाद ना चाहते हुए भी आरती नंदा के व्यवहार में उसके प्रति एक अव्यक्त तनाव सा खुल गया। करीब 1 हफ्ते बाद विवेक का मैसेज आया। इतने दिनों से खुद को बांध रहा था, पिरो रहा था इंदिरा, एकजुट कर रहा था खुद को तुमसे बात करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तुमने अपनी ज़िंदगी के कितने अवरोधों को तोड़कर आज खुद को शीर्ष पर स्थापित किया है, और मैं ये छोटे छोटे अवरोध नहीं तोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये अवरोध अपने प्यार, अपने अधिकारों का हिसाब मांग रहे हैं। मम्मी को मना नहीं पाया। एक ही रास्ता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों बालिग हैं, हमें शादी करने से कौन रोक सकता है। ऐसे ही किसी मैसेज की उम्मीद कर रही थी, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ उसे। बहुत सोच समझ कर जवाब दिया, अपनी इंदिरा को कमज़ोर मत करो विवेक। अपनों की नफ़रत पर सपनों का महल खड़ा नहीं करना है मुझे। कोई मुझे अपनाए तो इस इंदिरा को अपनाए, पूरे आदर और खुशी के साथ। मुझे माफ़ करना, शायद हमारी मंजिल कभी एक थी ही नहीं, तभी तो स्कूल की पढ़ाई के बाद अलग अलग रास्तों पर चल दिए थे। मैसेज टाइप करते करते आंसुओं से सराबोर इंदिरा के सामने अक्षर धुंधला रहे थे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे जीऊँगा तुम्हारे एहसास के बिना। मेरी आत्मा मेरे पास रह कहाँ गई, वो तो तुम्हारी आत्मा में समाहित हो गई। तुमसे अलग न ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा है और न सोचना चाहता हूँ। तुम सा नायाब हीरा मेरी किस्मत में था ही नहीं शायद। ऑल द बेस्ट। तुम एकेडमी जाने की तैयारी करो, मुझे जब भी याद करोगी सामने खड़ा पाओगी। प्रत्युत्तर में विवेक का वो आखिरी मैसेज था। थोड़ी देर आंखों के बादल बरसते रहे और इंदिरा अपने अंदर उग आए रेगिस्तान को भिगोती रही। उसके एकेडमी जाने के बाद उसके माता पिता गांव चले गए। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल मसूरी, जिसे पहाड़ों की मिनी रानी भी कहा जाता है, आईएएस एकेडमी यहीं के कैंपटी फॉल रोड पर स्थित है। ये सन 1959 में स्थापित ऐतिहासिक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां सिविल सर्विस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है,
साल में एक बार आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं। एकेडमी की व्यस्तता में वो व्यस्त होती चली गई। आईएएस की रूटीन क्लास, प्रतिदिन सुबह पीटी, जिम, योगा के बाद प्रशासनिक पढ़ाई होती। आईएएस को 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, 2 महीने की व्यावसायिक ट्रेनिंग, फिर राज्य में 12 महीने का जिला प्रशिक्षण, उसके बाद दोबारा मसूरी में 3 महीने का व्यावसायिक परीक्षण और उसके बाद इन्हें कैडर राज्य में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार इनकी कुल मिलाकर 21 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होता है। चयन के 6 से 8 वर्ष बाद ही एक आईएएस अफसर पूर्ण रूप से जिला कलेक्टर बन पाता है। अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इंदिरा को कई अच्छे बुरे अनुभव हुए। अपने महिला होने के नाते तो हुए ही, पर साधारण चर्चा के दौरान कुछ चाहे उसके लिए सीधे ना भी बोला जाता, तब भी पूरी जाति के लिए उपजी एक तिरस्कृत नफरत की भावना भी उसके हृदय की बखिया उधेड़ कर रख देती। उसकी सोच थी कि कोई प्रशासनिक अफसर सिर्फ पढ़कर नहीं बनता, बल्कि उसमें प्रशासन के गुण जन्मजात होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से प्रशासनिक होता है। पर वो भविष्य की योग, तटस्थ, निष्पक्ष अधिकारी कई छोटी छोटी बातों से व्यथित हो जाती। कोई नहीं था जिससे वो अपनी कश्मकश साझा कर पाती। विवेक के होने का एहसास ही कितना सुरक्षित कर जाता था, पर विवेक से तो लंबे समय से बात ही नहीं हो पाई थी। ऐसे ही अपनी उलझनों में उलझी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की एक दिलकश शाम को हॉस्टल के अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी, सामने की पहाड़ी व गहरी घाटी निहारती वो कॉफ़ी का कप हाथ में लिए खड़ी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन की घंटी तो हमेशा जैसी ही थी, पर इस समय कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। शायद उसके हृदय के भावों को पकड़कर उनमें संगीत भर रही थी। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। विवेक का नाम पढ़कर बल्लियों दिल उछल गया। खुशी के अतिरेक में वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई, बस घूरती ही रह गई। फ़ोन बजकर बंद भी हो गया, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर बजने लगा। हेलो। उसके होंठों की थरथराहट, दिल दिमाग की कश्मकश, आंखों के बादल, सब कुछ एक साथ घिर कर उसके स्वरों में उतर आए थे। क्या हुआ? मेरे फ़ोन का इंतज़ार नहीं था या फिर कुछ परेशान हो? वो जवाब नहीं दे पाई। आंखें अनायास ही स्नेह की ऊष्मा पाकर बरसने लगी थीं। पल भर के लिए फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सामने की पहाड़ी को घूर रही थी ना, मुझे याद करते हुए? तुम्हें कैसे पता? वो चौंक कर अस्पष्ट मगर भीगे स्वर में बोली। तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। कुछ परेशान लग रही हो तो जाहिर है कि खिड़की के पास खड़ी होगी, विचारों के तर्क वितर्क के जंगल में भटकी हुई, कोई राह ढूंढती हुई। ओह विवेक। वह आंसुओं के बीच हल्का सा मुस्कुरा गई। हाँ, मैं। जब भी याद करोगी सामने पाओगी। आज तुम्हारे सामने तो नहीं हूँ, पर अब बताओ क्यों परेशान हो? पूछना चाहती हूँ विवेक कि ये जाति क्या है। एक महिला होकर पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में उतरना ही पहले तो एक अपराध है। फिर एक निम्न जाति की महिला, वो भी गरीब, ये हिमाकत करे तो पुरुष वर्ग व समाज उसकी काबिलियत को पीछे ढकेल कर उसे उसकी जाति के दायरे में क्यों बांध देते हैं? तो काफ़ी गंभीर विवेचना चल रही थी। जंगल तो काफ़ी घना है, प्रकाश की कोई किरण दिखी क्या? तभी रास्ता सूझेगा। वैसे तो मैं भी पुरुष ही हूँ। यदि रास्ता सूझता तो तुम्हें क्यों याद करती? तो इसका क्या मतलब? मेरी याद आ रही थी? ये सब तो बहाने थे। दरअसल मैं हूँ ही इतना अच्छा। विवेक ठहाका मारकर हंस पड़ा। विवेक के ठहाके से इंदिरा का मूड अच्छा हो गया। अच्छा, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। इंदिरा भी हंस पड़ी। कैसे हो और इतने दिनों बाद कैसे याद किया? दरअसल हिम्मत जुटा रहा था तुमसे बात करने की। इसमें हिम्मत की क्या बात है विवेक? मुझे पता था जब भी ऐसा मौका आएगा हमारे बीच जाति की सुनामी तो उमड़ेगी ही। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। दरअसल मेरी काबिलियत मेरी खूबी नहीं बन पा रही है, लेकिन मेरी जाति मेरी कमजोरी बन रही है। तभी तो समझना चाह रही थी इस जाति के फलसफे को। इंदिरा की आवाज़ फिर नम होने लगी। जाति ना स्पर्श है, ना एहसास, ना वजूद रखता है। ये बस कुछ ऊंची जाति के लोगों के दिमागों की चली आ रही वर्ण व्यवस्था है इंदिरा। पर तुम कब से इतनी कमज़ोर होने लगी? ऐसे निरर्थक विचारों के जंगलों में भटक कर रास्ता ढूंढने में अपनी शक्ति खर्च करोगी तो देश के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? विवेक अपना समस्त प्रेम उड़ेल कर भाव विभल स्वर में बोला। उसके स्वर की तपिश इंदिरा के हृदय में उतर कर विश्वास का संचार कर गई। इतने महीनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए विचारों की धारा भटक गई थी।
कुछ बोलोगी नहीं? अब बोलने को कुछ है ही नहीं। मैं खिड़की से हटकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई हूँ। इंदिरा के स्वर में हल्का सा परिहास घुल गया था। ओके, दैट्स लाइक अ ब्रेव गर्ल, माई गर्ल। विवेक हंस पड़ा। फिर बात करूँगा, अस्पताल का टाइम हो रहा है। इंदिरा का मूड अच्छा हो गया। विवेक की स्नेह की ऊष्मा ने उसे फिर संभाल लिया था। विवेक उसकी ज़िंदगी से दूर ही सही, पर बिखरने पर संभालने के लिए एक दोस्त के रूप में तो रहेगा हमेशा। इसी विश्वास के सहारे वो फिर बढ़ चली थी अपनी मंजिल की ओर। ट्रेनिंग के उपरांत उसकी पोस्टिंग यूपी कैडर के एक जिले में एडीएम के रूप में हो गई। उस दिन उसने खूब उत्साह से विवेक से बात की और अपने माता पिता को साथ लेकर अपनी पोस्टिंग पर चली गई। पर असली संघर्ष तो अब था। एडीएम के कार्यकाल के दौरान कई दिल तोड़ने वाले अनुभव हुए। जाति को एक तरफ रखकर भी सोचती तो लगता कि चाहे एक आईएएस अफसर लाख अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहे, लेकिन उसे अपने कई व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से राजनेताओं के इशारों पर कार्य करना पड़ता है, नहीं तो इसका परिणाम उन्हें कई तरह से भुगतना पड़ता है। इन सब से जूझते हुए भी वो किसी तरह अपनी नौकरी को बखूबी अंजाम दे रही थी कि एक घटना ने उसे पूरी तरह से हिला डाला। उसके कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुशील खन्ना की किसी महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जब उसने ये तस्वीरें देखीं तो सुशील खन्ना से संबंधित उसे अपने साथ की एक घटना याद आ गई। एक बार इन्हीं सुशील खन्ना ने अपने ऑफिशियल फाइलों पर विपरीत टिप्पणी लिखने पर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर किस तरह जलील किया और धमकाया था। उस दिन का दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंध गया था। उस दिन जब वो सुशील खन्ना के कमरे में पहुंची थी तो आइए इंदिरा जी, सुशील खन्ना उसे देखकर चेहरे पर खा जाने वाले भाव लाकर बोला था। आपको समझाया भी था, फिर भी आपने इसी तरह की टिप्पणी लिख दी। सर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। आपने अगर ऑफिशियल फाइलों पर विपरीत टिप्पणी लिखना बंद नहीं किया तो आप समझ सकती हैं कि क्या हो सकता है। आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को खराब किया जा सकता है। लेकिन वो फिर भी अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा पाई। सुशील खन्ना ने उसे दोबारा अपने ऑफिस में बुलाकर सुबह से शाम तक बिठाए रखा था। उसके बाद जब मिलने के लिए केबिन में बुलाया तो जिस तरह का व्यवहार उसने उसके साथ किया था, उसे एक महिला अफसर होने के नाते किसी तरह भी सभ्य नहीं कहा जा सकता था। और साथ ही सुशील खन्ना के अपशब्दों वाली भाषा वो खून के घूंट की तरह किसी तरह उस समय गुटक गई थी। जब उसने उस समय सुशील खन्ना का विरोध करने के लिए शिकायत करना चाहा तो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे मौखिक आदेश दिए थे कि वो कोई लिखित शिकायत ना करे। उसकी पुलिस सुरक्षा तक वापस ले ली गई थी। इस घटना के संबंध में उसने तब राष्ट्रपति को मेल भी भेजा था, पर सुशील खन्ना अपने खिलाफ लगे आरोपों से साफ मुकर गया था। उसके खुद के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। उसका साथ किसी ने नहीं दिया था, इसलिए वो मजबूरी बस चुप रह गई थी। लेकिन विभाग में रहते हुए सुशील खन्ना के चारित्रिक पतन के किस्से व मंत्रियों से उसके साठ घाट के कई किस्सों से वो धीरे धीरे वाकिफ होती चली गई थी। लेकिन आज जब सुशील खन्ना की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो उसने सुशील खन्ना के चरित्र का पर्दाफाश करने का निर्णय ले लिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। उसका साथ देने के लिए पुरुष अफसर तो दूर, महिला अफसर तक खुलकर सामने नहीं आ पाई। लेकिन सुशील खन्ना को बचाने के लिए कई अफसर व मंत्रीगण तक कवायद में लग गए थे। वो अकेली ही भ्रष्ट तंत्र से भिड़ गई। उसने अपने साथ हुई घटना उजागर कर जांच करने की मांग की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उल्टा उसका किस्सा नमक मिर्च लगकर अखबारों की सुर्खियां बन गया। इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान वो फुटबॉल की तरह तबादलों पर कभी इधर कभी उधर फेंकी जाती रही। सुशील खन्ना तो मंत्रियों से अपने रिश्तों व रसूख के दम पर बच गया, पर उसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रही है। डीएम के पद से हटाकर उसे महत्वहीन पदों पर भेज दिया गया था। बार बार होने वाले ट्रांसफ़रों से वो वैसे ही बुरी तरह टूट गई थी और इस बार के ट्रांसफ़र ने तो उसे बुरी तरह तोड़ डाला था। नौकरशाही से क्षुब्ध निराश इंदिरा आज भी खिड़की के पास खड़ी थी। माता पिता कुछ दिन से गांव गए थे। विवेक से बात करने का मन हुआ, पर फिर रोक लिया खुद को। वैसे भी उसे तो खबरों से सभी कुछ पता चल रहा होगा। बस अब नहीं कर सकती वो नौकरी जहाँ इतना झूठ फरेब मक्कारी है। देश की शीर्षस्थ सेवा में रहकर भी इतना दबाव झेलना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों के लिए इतना समझौता करना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है वो अपने होम टाउन जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाए। इंदिरा वापस स्टडी टेबल पर आ गई। बरसती आंखों से रेजिग्नेशन लेटर एक बार फिर पढ़कर लिफाफा बंद किया।
सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी बहुत रोली इतने सालों तक, पर बस अब और नहीं। खुद को संयत कर आंसुओं को दबाकर पोंछ डाला, खुद को मजबूत किया, लिफाफा टेबल पर रखा और वॉशरूम चली गई। बाहर आई तो आश्चर्यचकित रह गई। कहा था ना, जब भी याद करोगी मुझे सामने खड़ा पाओगी। विवेक खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम अचानक? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें जरूर मेरी ज़रूरत होगी। क्यों, मुझे ही याद कर रही थी ना? आज वो फिर लगभग 6-7 साल बाद देख रही थी विवेक को। अजीब से सुरक्षा व भरोसे के एहसास ने उसकी आंखों की बदली को फिर बरसा दिया। अरे ये क्या? वो पास आ गया। मेरी बहादुर इंदिरा इतनी कमज़ोर कब से हो गई? इतने बड़े बड़े डिसीजंस चुटकियों में ले डालती है, और आज? वो आंसू पोंछता हुआ बोला। थक गई हूँ विवेक। अंतर्द्वंद की कसमसाहट से टूट चुकी इंदिरा आज विवेक के स्पर्श की ऊष्मा से भरभरा गई। तो मैं हूँ ना। कंधे पर सिर रख कर थोड़ी देर थकान मिला लो, फिर चल पड़ो। अब ना हो पाएगा मुझसे। अपने गांव जाना चाहती हूँ अब, ये राजपाट छोड़कर। मन उचाट हो गया है मेरा। ये कांटों भरा ताज अब ना सजा पाऊंगी माथे पर। लेकिन तुम्हारी जनता क्या करेगी तुम्हारे बिना? वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। तुम अपने समाज के युवाओं की, खासकर लड़कियों का आदर्श हो इंदिरा। क्या यही उदाहरण प्रस्तुत करोगी उनके सामने कि इंदिरा जैसी लड़कियां भी परिस्थिति के आगे हार मान जाती हैं? फिर क्या करूं? ये रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दो। इंदिरा उसकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा फिलहाल निर्विकार था। विवेक पल भर उसे निहारता रहा, फिर बोला, मैं तो तुम्हें आज खुशखबरी सुनाने भी आया था। मम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। वे कभी भी तुम्हारे माता पिता से बात कर सकती हैं। इंदिरा के चेहरे पर पल भर के लिए इंद्रधनुषी नूर चमका, फिर बुझ गया। नहीं विवेक, अब बहुत देर हो गई। टूट सा गया है मन। मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तो दोनों साथ चलेंगे? नहीं, हम दोनों के रास्ते हमेशा से अलग थे, फिर मंजिल एक कैसे हो सकती है? मुझे माफ़ कर दो। विवेक ने पल भर उसे निहारा, फिर तिक्त मगर आर्द्र स्वर में बोला, शायद तुम सही कहती हो इंदिरा। वैसे भी जिस लड़की की आत्मविश्वासी छवि मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा में बसी थी, वो तो तुम हो ही नहीं। मैं तो किसी दूसरी ही तस्वीर को वर्षों से सीने से लगाए इस पल का इंतज़ार करता रहा। तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, कहकर विवेक ने अपना एयरबैग उठाया और कमरे से बाहर चल दिया। हमेशा धैर्य रखने वाला, हंसने मुस्कुराने वाला विवेक का स्वर अत्यधिक नम था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में अश्रुकण झिलमिला गए थे। इंदिरा खोई खोई सी उसे जाते देखती रही। लगा जैसे जिंदगी हाथ से छिन रही है। विवेक भले ही दूर था, पर एहसास में हर वक्त रहता था। लेकिन अपने एहसासों से भी उसका चले जाना वो सहन नहीं कर पा रही थी। विवेक! एकाएक वो जोर से चिल्ला पड़ी। बाहर निकलते विवेक ने उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। इंदिरा दरवाजे तक आ गई थी। उसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर वाला लिफाफा था। वो उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर रही थी। एयरबैग वहीं छोड़कर विवेक वापस पलट गया। तुम ऐसे चले जाओगे तो मुझे जब ज़रूरत होगी, जब खिड़की के सामने खड़ी होकर तुम्हें याद करूँगी, तो मेरे सामने कैसे खड़े हो पाओगे? बोलते बोलते उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। इंदिरा! भाव विभल विवेक से कुछ बोला नहीं गया। उसने दोनों बाहें फैला दी। इंदिरा उसके सीने से जा लगी। वर्षों की दोस्ती तो उनके दिल, दिमाग, आत्मा की थी। आज वे पहली बार इस तरह गले मिले थे। इंदिरा फपक फपक कर रो पड़ी और विवेक उसे समेट रहा था। बाहर लॉन में काम करते माली के मोबाइल पर गाना बज रहा था। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक खूबसूरत प्रेम कहानी, एक मंजिल राही दो। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।